साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे आजमगढ़ के और रामपुर के इलेक्शन के रिजल्ट सामने आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का फूटा है गुस्सा। जोरदार तरीके से समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्षी नेताओं को लिया है अपने निशाने पर। दोस्तों क्या है ये बड़ी खबर, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर 3 लोकसभा के उपचुनाव के नतीजे सामने आए और इसी के साथ में दोस्तों विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बताएंगे आपको विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कई जगह बाजी मारी है, बीजेपी से कई सारी सीटें छीन ली है। दोस्तों इसके बारे में विस्तार से जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में महाराष्ट्र को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए जो नोटिस भेजा गया था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दोस्तों आज होने वाली है सुनवाई। वहीं आपको बताएंगे शिवसेना के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गुवाहाटी से आएंगी 40 लाशें और इस बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में शोर शराबा और ज्यादा तेज हो गया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबर की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनकी पार्टी अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर कोई बयान नहीं देती। दोस्तों उनके मुद्दों को लेकर कोई भी जमीनी स्तर पर लड़ाई नहीं लड़ती, जिसके कारण कहीं न कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया है। अगर आप भी इस बात से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि आजमगढ़ के अंदर कुछ ऐसे समीकरण बन गए जिसके बाद समाजवादी पार्टी का इतना मजबूत कैंडिडेट चुनाव हार गया। दोस्तों समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया था, जो यादव परिवार से जुड़े हुए हैं, अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। और ऐसे में दोस्तों आजमगढ़ के इलेक्शन के रिजल्ट ये बताते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले हैं। वहीं पर बीएसपी के कैंडिडेट ने इस पूरे समीकरण को पलट दिया है। दोस्तों बीएसपी ने बड़े दिग्गज उम्मीदवार को उतारा था चुनावी मैदान में। एआईएमआईएम के टिकट पर असेंबली का इलेक्शन भी लड़ चुके थे गुड्डू जमाली, जिनको चुनावी मैदान में उतारा है बीएसपी ने। दोस्तों जिसके बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के हार का सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गुड्डू जमाली को 2,66,106 वोट मिले हैं, यानी अपने दम पर भी उनको जोरदार समर्थन मिला है। तकरीबन 30% के आसपास वोटिंग उनके पक्ष में हुई है और मामला इतना क्लोज आकर फंस गया है दोस्तों कि बीजेपी के उम्मीदवार को 34% के आसपास वोट मिला है, धर्मेंद्र यादव को 33% के आसपास और गुड्डू जमाली को 29% के आसपास वोट मिला है। तो मामला इतना ज्यादा त्रिकोणीय हो गया कि फायदा सीधे तौर पर बीजेपी के कैंडिडेट को हो गया। इससे पहले अखिलेश यादव ने इस सीट पर तकरीबन 2.5 लाख के अंतर से भाजपा के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में शिकस्त दी थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वापस से इस सीट पर चुनाव जीत गई है। दोस्तों और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। आप लोग क्या कारण समझते हैं, लिखकर जरूर बताइएगा। क्या समाजवादी पार्टी को यहाँ से कोई गुड्डू जमाली जैसे जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए था, तभी जीत हो पाती दोस्तों, या इसके पीछे और भी कुछ अलग कारण आप लोग देखते हैं? तो आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहाँ पर आपको बताते चले कि मामला आजमगढ़ के अंदर ही नहीं थमा दोस्तों, बल्कि रामपुर के अंदर भी कुछ अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। आपको बता दें कि आजमगढ़ जहाँ पर एक और अखिलेश यादव के सीट छोड़ने के बाद खाली हुई थी, जबकि दोस्तों रामपुर की सीट आजम खान के सीट छोड़ने के बाद खाली हुई थी। यहाँ पर भी नतीजे सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा को 3,25,056 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी को 3,67,104 वोट मिले हैं। दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने चुनाव जीत लिया है और अच्छे खासे अंतर से यहाँ पर कहा जा सकता है चुनाव जीत गए हैं आजम खान के अपने गढ़ के अंदर। दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रामपुर में बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव में जीत गया है। यहाँ पर सीधा मुकाबला दोनों के बीच में था, लेकिन इससे पहले बड़ी बात दोस्तों ये है कि समाजवादी पार्टी से अल्पसंख्यक समुदाय की नाराजगी सबसे बड़ा कारण है। इस तरीके के चुनाव में समाजवादी पार्टी का हार जाना और खासकर ऐसे इलाकों में हार जाना जो अमूमन तमाम मोदी लहर या फिर किसी भी लहर के अंदर समाजवादी पार्टी से इतर किसी और पार्टी को ये सीटें नहीं गई थी, लेकिन अब इन सीटों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हाथ धोना पड़ा है। आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ दोस्तों पंजाब के अंदर भी एक बड़ा उलटफेर हुआ है, जहाँ पर 3 महीने पहले ही सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए जनता ने संगरूर से सिमरनजीत सिंह मान को चुनावी मैदान में जिता दिया है। दोस्तों शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार है सिमरनजीत सिंह मान, जिनको एक क्लोज फाइट के अंदर अच्छी खासी जीत मिल गई है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, चौथे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और 5वें नंबर पर शिरोमणि अकाली दल जो प्रकाश सिंह बादल और बादल परिवार की पार्टी है। यानी कुल मिलाकर जो पार्टी इससे 2 टर्म्स पहले दोस्तों सरकार चला चुकी है शिरोमणि अकाली दल, वो 5वें स्थान पर पहुंच गई है। लेकिन शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर पार्टी बनाने वाले सिमरनजीत सिंह मान को बड़ी जीत मिल गई है और उनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने ये सीट जीत ली है। आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर कांग्रेस की जो सीट थी वो वापस से उनको मिल गई है, जबकि आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर ये रही कि दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट, जहाँ से आम आदमी पार्टी का पहले भी कैंडिडेट हुआ करता था, उम्मीदवार हुआ करता था, एमएलए हुआ करता था, वापस से आम आदमी पार्टी का ही एमएलए बन गया है। दोस्तों दुर्गेश पाठक चुनाव जीत गए हैं, जबकि झारखंड के मंडार में इससे पहले झारखंड विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी
गांधी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी की पार्टी थी, उनके एमएलए थे, उनकी ये सीट थी दोस्तों। इस सीट को खाली होने के बाद कांग्रेस पार्टी को यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिला, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शिल्पी नेहा टिकरे की तरफ से इस चुनाव को भारी अंतर से जीता गया है। वहीं आपको बताते चले कि त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आए हैं, जिसमें सीपीएम के पास एक सीट थी जुब्बा राजनगर की, जो वापस से बीजेपी के पक्ष में चली गई है, और इसी के साथ में बीजेपी के पास एक और सीट थी टाउन बर्दो वाली, जो वापस से बीजेपी को मिल गई है। जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सीट थी अगरतला की विधानसभा सीट, जिसे कांग्रेस पार्टी ने जीत ली है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने 2 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी या उसके सहयोगी दल से छीन ली है, और ये अच्छा खासा नतीजा रहा है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उपचुनाव के मद्देनजर देखे तो। आपको बताते चले कि रामपुर में मिली हार को लेकर आजम खान ने बयान देते हुए कहा कि चुनाव तो था ही नहीं, इसे ना तो आप चुनाव कह सकते हैं, ना ही चुनाव के नतीजे कह सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव में मिली समाजवादी पार्टी को हार को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों को लेकर एक ट्वीट किया है, खास संदेश भेजा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को खास संदेश है कि वही समाजवादी पार्टी को निकम्मा पार्टी बताया है। दोस्तों उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए कई सारी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव के नतीजे ने साफ जाहिर कर दिया है कि सपा में भाजपा को हराने की ना तो काबिलियत है और ना ही कुव्वत है। मुसलमानों को चाहिए वो अब अपना कीमती वोट ऐसी निकम्मी पार्टी पर जाया करने के बजाय अपने खुद के आजादी सियासी पहचान बनाए और मुकद्दर का फैसला अपने आप कराए। ओवैसी ने इससे पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से भी AIMIM ज्वाइन करने के लिए दोस्तों कहा था। इसी बीच आपको बता दें कि आजम खान ने भी बयान देते हुए कहा कि इसे ना चुनाव कहा जा सकता है, ना ही चुनावी नतीजे कहे जा सकते हैं। 900 वोट के पोलिंग स्टेशन पर मात्र 6 वोट पड़े, 500 के पोलिंग स्टेशन पर मात्र 1 वोट डाला गया। जिस तरह से वोट डाले गए हैं, हम अपने प्रत्याशी की जीत मानते हैं। उन्होंने आगे चुनौती देते हुए कहा कि ईमानदारी से चुनाव हो जाए। मैं कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आकर चुनाव कराए, खुले मैदान में चुनाव हो। अगर हम हार गए तो राजनीति का मैदान हमेशा के लिए छोड़ देंगे। रामपुर और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिणाम आने वाले 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दूरगामी संदेश भेजने वाला है। दोस्तों इससे पहले आप लोग को याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले 2 लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जीत गई थी, जिसमें एक सीट गोरखपुर की थी और दूसरी फूलपुर की थी। और तीसरी सीट दोस्तों जो बाद में चुनाव हुए थे कैराना के अंदर, वो भी सीट समाजवादी पार्टी जीत गई थी। लेकिन आखिर में 2019 के नतीजे आप लोगों ने देखा लोकसभा में कैसे हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ का यह दावा है कि 2024 के नतीजों को लेकर ये बहुत संकेत देते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। उपचुनाव के नतीजे और असली वाले चुनाव में काफी अंतर होता है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी, नामांकन के समय चीरहरण नामांकन निरस्त करने का षड्यंत्र, प्रत्याशी का दमन, मतदान से रोकने के लिए दल बल का इस्तेमाल करना, काउंटिंग में गड़बड़ी करना, जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाना, चुनी सरकारों को तोड़ना, ये आजादी के अमृत काल का कड़वा सच है। वहीं पर दोस्तों प्रोफेसर शेख सिद्दीकी ने बयान दिया है, जो टीपू सुल्तान पार्टी के प्रेसिडेंट है। बयान देते हुए कहा गया कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और यादवों ने बीजेपी को वोट दिया। ये बयान उनकी तरफ से सामने आया है। एक और बड़ी खबर की माने तो एकनाथ शिंदे और उनकी पूरी पार्टी को जिस तरीके से विधानसभा के स्पीकर ने नोटिस भेजा था और पूछा था कि आपको सस्पेंड क्यों न किया जाए, इसको लेकर दोस्तों जवाब देने का आज अंतिम समय है, अंतिम दिन है। लेकिन उससे पहले अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल कर दी गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 गुटों के बीच चल रही सत्ता की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। दरअसल एकनाथ शिंदे के पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें डिप्टी स्पीकर की ओर से 16 बागी विधायकों का अयोग्य ठहराने के लिए जो नोटिस जारी किया गया है, इसको चुनौती दी गई है। शिंदे गुट की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। दोस्तों देखते हैं क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन सामने आता है। दरअसल शिंदे गुट की ओर से अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाए जाने को भी चैलेंज किया गया है। दोस्तों चुनौती दी गई है। बागी विधायकों की ओर से दाखिल की गई याचिका में कई सारी और मांगे की गई है। उद्धव ठाकरे की ओर से डिप्टी स्पीकर के पास यह अर्जी लगाई गई थी कि बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको अयोग्य ठहरा दिया जाना चाहिए, यानी उनको सस्पेंड कर देना चाहिए एमएलए के पद से। और इस मामले को लेकर नोटिस दिया गया है। तो अब मामला और आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो चुका है दोस्तों। अब इस पर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है। एक और बड़ी खबर ये है कि गुवाहाटी से आएगी 40 लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। संजय राउत ने कामाख्या मंदिर और छठ पूजा को लेकर भी कई सारे बयान दिए हैं। शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने पार्टी के बागी विधायकों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने गुवाहाटी से 40 लाशें आएंगी महाराष्ट्र विधानसभा में, उनका पोस्टमार्टम होगा। उन्होंने कहा कि ये जो 40 लोग हैं ये जिंदा लाश है, मुर्दा हैं, उनके शव यहाँ आएंगे, उनकी आत्मा मरी हुई है। ये 40 लोग जब उतरेंगे तो मन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। उन्हें पता है कि ये तो आग लगी है और इस आग से क्या हो सकता है। संजय राउत ने साथ में विधायकों को धमकी देते हुए कहा कि वो महाराष्ट्र आकर दिखाएं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के कई सारे विधायक असम के गुवाहाटी में मौजूद है। दोस्तों इस
मामले को लेकर शिवसेना के नेता संजय राउत ने बयान देते हुए उन्हें पूछा है कि क्या वो लोग महाराष्ट्र आएंगे या नहीं आएंगे, कितने दिन भी गुवाहाटी रह ले, लेकिन अंत तो गत्वा उनको महाराष्ट्र आना ही पड़ेगा और महाराष्ट्र की जनता उनसे काफी नाराज है। एक तरीके से ये बयान दिया गया है दोस्तों। वहीं पर अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली बच्ची से अभद्रता का वीडियो वायरल हो गया है, जिसको लेकर दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस से इस मामले को लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। दिल्ली महिला आयोग स्वाति मालीवाल ने 3 दिनों के अंदर ही दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हालांकि दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी तक इस मामले को लेकर FIR दर्ज नहीं की गई है। दरअसल दोस्तों पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली छोटी सी बच्ची के सामने एक व्यक्ति गाली दे रहा है और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली गालियां दे रहा है, विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है और लड़कियों के साथ अभद्रता कर रहा है। इस तरीके की जानकारी आई है, जिसके बाद अब दिल्ली महिला आयोग की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो संगरूर लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जो तगड़ा झटका लगा है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर 3 महीने के अंदर ही उनको अपने सबसे मजबूत गढ़ से हाथ धोना पड़ा है तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जनता कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर एक मन में सवाल बुन रही है दोस्तों, जिसका नतीजा ये देखने को मिला है। और ऐसे में कई सारी चीजें हैं जिसे आम आदमी पार्टी को ठीक करना चाहिए। सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री को उनका उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए और जिस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती है वो कहीं न कहीं एक मुख्यमंत्री के अपमान के तौर पर बीजेपी प्रचार भी करती है और जनता के बीच में आसानी से पहुंच भी जाता है। वहीं पर दोस्तों संगरूर के उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल के गुट के नेता सिमरनजीत की जीत को लेकर उनको कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेता भी बधाइयां दे रहे हैं। वहीं पर उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अगरतला के अंदर कांग्रेस पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष समेत 19 लोग घायल हो गए हैं। उपचुनाव परिणाम की घोषणा के बाद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर हिंसक झड़प में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बीरजीत सिन्हा और 19 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। झड़प के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता आशीष कुमार शाह ने भाजपा समर्थकों के एक समूह ने कांग्रेस पार्टी के भवन में जाकर विरोध प्रदर्शन किया है। दोस्तों त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सिर में ईंट मारी है, यानी उनको घायल करने की कोशिश की गई है, जबकि कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ता रोमी मियां को भाजपा समर्थकों ने चाकू से मारने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर मामला काफी गंभीर हो गया है। आपको बता दें कि उपचुनाव के नतीजे त्रिपुरा के अंदर बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी से एक सीट आसानी से कांग्रेस पार्टी ने छीन ली है। वहीं पर यूट्यूब से हटाया गया सिद्धू मूसेवाला का गाना सतलुज यमुना लिंकेज को लेकर दोस्तों गाना बनाया गया था, जिसमें कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले शब्द कहे जा सकते हैं। भारत सरकार ने इस मामले को लेकर यूट्यूब को लेटर लिखा था, जिसके बाद यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी का उल्लंघन बताते हुए इस मामले पर कार्रवाई की है। एक और बड़ी खबर की माने तो आजम खान बोले, कहा बीजेपी ने किया सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कराए चुनाव, हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। वहीं पर चाहे जो हो, हम महाविकास अघाड़ी के तौर पर शिवसेना के साथ में खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ये बात कोई और नहीं बल्कि दोस्तों एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है और उनका ये बयान कहीं न कहीं दूर तक संदेश भेज रहा है, खासकर भाजपाइयों को संकेत दे रहा है कि तुम लोग जितना चाहे कर लो कोशिश, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, जिसके पास लगभग 90 के आसपास विधायक हैं, वो पुरजोर तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ में खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए पहले तो बागी विधायकों का समर्थन लेना पड़ेगा और उसके बाद भी दोस्तों उनको निर्दलीय विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए बीजेपी के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है सरकार बनाना। लेकिन दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी अगर अपने वापस से विधायकों को ले आती है तो किसी निर्दलीय की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात भी क्लियर है और इसीलिए माना जा रहा है कि अब ये पूरी तरीके से खेला उद्धव ठाकरे के पक्ष में ज्यादा मजबूत नजर आता है। जो भी अपडेट आगे आती रहेगी इस मामले को लेकर आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में सत्ता के नशे में झूम शराबी पत्रकारों के सामने लड़खड़ाते हुए एकनाथ शिंदे बोले तो अलका लांबा ने कसा तंज। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसको अलका लांबा समेत कांग्रेस और शिवसेना के कई नेताओं ने शेयर किया है। एक और बड़ी खबर की माने तो बलिया के अंदर दोस्तों रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी लड़ने वाले हैं चुनाव, यानी अमिताभ ठाकुर, जिनको लेकर योगी सरकार ने हाल फिलहाल के अंदर कई सारे कड़े फैसले लिए थे और यहाँ तक कि उनको दबाने के लिए तमाम तरीके की कोशिश की गई। यहाँ तक कि चुनाव से पहले उनको घर से उठवा लिया गया था दोस्तों, कई सारे आरोप भी लगे थे और इस मामले को लेकर गिरफ्तार भी किया गया था, जेल भी भेजा गया था। और अब ये खबर ये है कि अमिताभ ठाकुर ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वो बलिया की सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। नवगठित अधिकार सेना पार्टी उन्होंने बनाई है, देखते हैं क्या कुछ कमाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसी के साथ में दोस्तों रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें आजम खान के गढ़ में कमल खिलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम है घनश्याम लोधी। और घनश्याम लोधी इससे पहले आजम खान के साथ में ही रहा करते थे। आजम खान से ही पूरे राजनीति के दांव पेच उन्होंने सीखे हैं दोस्तों, यहाँ तक कि उनका चुनाव भी मैनेज किया करते थे। आखिरकार जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और बाद में अब आजम खान को
ही रामपुर से चुनावी मैदान में हरा दिया है। हालांकि एक बात क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी को रामपुर से कोई अपना कैंडिडेट नहीं मिला और इसीलिए इम्पोर्टेड कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा गया। दोस्तों वहीं पर आजमगढ़ की हार पर मायावती ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बताते चले, बसपा प्रमुख ने दावा किया है कि भाजपा की हार सुनिश्चित करने का काम केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। गौरतलब है कि आजमगढ़ के अंदर गुड्डू जमाली की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव में अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन बावजूद इसके भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों की ओर से यादव उम्मीदवारों को उतारने के बाद भी बीएसपी के प्रत्याशी को आजमगढ़ में 30% वोट मिले हैं। और अब बसपा सुप्रीमो ने समुदाय विशेष को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने रविवार को लोकसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद कहा कि सिर्फ बीएसपी के पास ही सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति है जिससे बीजेपी को हराया जा सकता है। गौरतलब है कि यूपी में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही सीटों को जीत लिया है। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि जिसमें एक समुदाय विशेष को खासकर संदेश देने की कोशिश की गई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यूपी के इस उपचुनाव परिणाम में एक बात एक बार फिर से साबित हो गई है कि सिर्फ बसपा ही भाजपा को हराने के सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति है। यह बात पूरी तरीके से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी लगातार प्रयास कर रही है ताकि प्रदेश के अंदर बहुप्रतीक्षित राजनीति में परिवर्तन किया जा सके। उन्होंने दोस्तों कुल मिलाकर एक मैसेज भेजा है मुस्लिम समुदाय के लिए और खासकर उनसे अपील की है बिना नाम लिए कि अगर वो साथ देंगे तो बसपा ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से चुनाव हराने की शक्ति रखती है। जिस तरीके से गुड्डू जमाली ने इतनी ज्यादा % वोट इकट्ठा कर लिए, ये साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी के लिए अगर मायावती फुल फ्लैग चुनावी मैदान में सामने आ जाए और उनके समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हो जाए तो आसानी से भाजपा को हराया जा सकता है। मायावती भी इशारों में यही बातें कर रही है। वहीं पर भाजपा के पूर्व सांसद ने दाखिल की याचिका पूजा स्थल कानून की कुछ धाराओं को रद्द करने की मांग की गई है। दोस्तों यानी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई थी सरकार 1991-92 के इर्द गिर्द, जब बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, उसके बाद इस कानून में संशोधन करने की मांग की गई है और संशोधन के साथ साथ कानून को कई मौके पर रद्द करने की बातें भी की गई है। भाजपा के सांसद की तरफ से, पूर्व सांसद की तरफ से दोस्तों एक बार फिर से याचिका दाखिल की गई है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की संगरूर सीट पर मिली हार को लेकर कांग्रेस पार्टी बोली, कहा 3 महीने में जनता ने सरकार को नकार दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये जवाब जरूर देना चाहिए कि राज्य के अंदर उनकी सरकार हुआ करती थी, 3 महीने पहले उनकी सरकार गई है, कम से कम उनको दूसरे नंबर की पार्टी जरूर बनना चाहिए, लेकिन वो तीसरे नंबर की पार्टी बन पाए हैं। कोई ऐसी पार्टी जिसकी चर्चाएं ज्यादा जमीनी स्तर पर नहीं थी वो चुनाव जीत गई है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी इस मामले को लेकर आत्ममंथन करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ में केंद्र ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी देने का ऐलान किया है। इसी के साथ में राष्ट्रपति भवन में एक और रबड़ स्टंप आया तो विनाशकारी होगा। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मेरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ है और मैं चाहता हूं कि कोई रबड़ स्टंप राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए कि सरकार कोई भी पॉलिसी भेजे और उस पर राष्ट्रपति आंख बंद करके मोहर लगाए, बल्कि ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए जो सरकार से सवाल पूछे कि वो पॉलिसी ऐसा लेकर क्यों आई है और उन पॉलिसी पर साइन ना करे जो जनता के खिलाफ हो, ना कि एक रबड़ स्टंप राष्ट्रपति बन जाए कि जब मर्जी तब खाली रबड़ स्टंप लगाकर मोहर मारकर चलते बने। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें अग्निपथ पर पुनः विचार करने के लिए सरकार से कहा गया है। युवा 3 साल में लौटे तो उनसे ब्याह कैसे होगा, ये बयान कोई और नहीं बल्कि गवर्नर सत्यपाल मलिक ने फिर से दिया है। दोस्तों नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के नेताओं को समझाने की बात कही गई है। वहीं पर भारत ने लोकतंत्र को कुचलने की साजिश का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया। जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी ने बयान देते हुए कहा कि भारत के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है, भारत का लगभग हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है, भारत के 99% से ज्यादा लोगों के पास क्लीन कुकिंग के लिए गैस का कनेक्शन है। दोस्तों आप लोग अगर इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और अगर आप इसका विरोध करते हैं तो भी लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ में गुजरात कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ और RB श्री कुमार को 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इसी के साथ में महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना के नेता उदय सामंत सिंधे गुट में शामिल होंगे। दोस्तों वहीं पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र नगर की सीट को 11,000 वोटों के अंतर से जीत लिया है। इसी के साथ में आदित्य ठाकरे बोले, कहा हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई। सिंधे ने राज ठाकरे को फोन करके तबीयत का हाल जाना है, यानी राज ठाकरे को भी साथ में लाने के प्रयास चल रहे हैं। इसी के साथ में बीजेपी के सांसद जयंत के वोट पर बोले यशवंत सिन्हा, कहा कि मेरा बेटा राज धर्म निभा रहा है, मैं राष्ट्र धर्म निभा रहा हूँ। वहीं राजस्थान के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो की रिवीजन पिटीशन पर केंद्रीय मंत्री शेखावत को कोर्ट का नोटिस भेजा गया है। दोस्तों शेखावत ने सरकार गिराने की जो बातें कही थी उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से अब ये कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार का युवा हताश और निराश है। फेसबुक पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों कटघरे में खड़ा किया है। अगर आप लोग को एक खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग देख
देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।